सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को हमारी हिंदी की परीक्षा है, कक्षा परीक्षा है। इस दौरान आपका सिलेबस में एक चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम उसकी दोहराई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं आज आपको बता रही हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा रही हूँ मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा इन क्वेश्चन आंसर्स को, इन जो हैं प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझिएगा। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देखिए क्या है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। क्योंकि फादर की उपस्थिति कहा गया है कि फादर बुल्के का जो शरीर था वो काफी चौड़ा था। ठीक है ना। जिस तरह देवदार का वृक्ष दिखने में सघन होता है, चौड़ा होता है, उसी तरह जो फादर बुल्के का शरीर था वैसा था। और जैसे देवदार का वृक्ष सभी को अपनी शीतल छाया प्रदान करता है, उसी तरह जो फादर बुल्के थे वो भी क्या करते थे, सभी को अपनी आशीर्वाद की छाया से भर देते थे। ठीक है ना। वे दूसरों के जो मतलब फादर बुल्के क्या करते थे, लेखक के और उसके साथियों के साथ फादर कामिल बुल्के निर्लिप्त रूप से हंसी मजाक करते थे। साथ साथ यहाँ तक कि उनकी जो गोष्ठियां होती थी, जो बातें होती थी, उनमें तर्कपूर्ण एवं गंभीर बहस करते थे। ठीक है ना। और अपनी रचनाओं पर वो बेबाक राय देते थे। घरेलू संस्कारों में, लोगों के उत्सवों में वो शामिल रहते थे। एक पुरोहित बनकर आते थे और सभी को आशीर्वाद देते थे। पुरोहित क्या होता है, पंडित। ठीक है ना। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को क्या कहा है, देवदार की छाया जैसा कहा है। ठीक है ना। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है। किस आधार पर ऐसा कहा जा सकता है। देखो बेटा, फादर बुल्के जो तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे। ठीक है ना। वो कभी भी उस संस्कृति का विरोध नहीं करते थे। ठीक है। तो फादर बुल्के भारतीय संस्कृति में पूरी तरह से रच बस गए थे। यह उनके निम्नलिखित आचरणों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। फादर बुल्के से अपने देश का नाम पूछने पर भारत को ही वो अपना देश बताते थे। ठीक है ना। हाँ, उनकी जो जन्मभूमि थी वो रैम्स चैपल थी। ठीक है, मतलब बाहर का देश था ये रैम्स चैपल, पर वो भारत को ही अपना देश मानते थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति का महानायक राम और राम कथा को अपने शोध का विषय चुना और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर क्या लिखा, एक शोध प्रबंध लिखा। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर क्या लिखा, एक शोध प्रबंध। ठीक है ना। वो ना केवल हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, बल्कि संस्कृत को भी वो क्या कहते थे, उसी के समान जो है वो दर्जा देते थे। वो हिंदी और संस्कृत को उन्होंने केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि वो दोनों के क्या रहे, वहां पर कॉलेज में विभाग अध्यक्ष भी रहे। विभाग अध्यक्ष होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखा। शब्दकोश क्या होता है, डिक्शनरी। जहां हिंदी जानने वाले, अगर मान लो कहीं पर भी लोग हिंदी भाषा का तिरस्कार कर रहे होते थे, तो वो उसका सुनते नहीं थे, बल्कि उनका विरोध करते थे और हिंदी के बारे में अकाट्य तर्क देते थे। ठीक है। वे हमेशा क्या करते थे, उत्सवों और संस्कारों में भाग लेते थे। उत्सवों और संस्कारों में, यहाँ तक कि लेखक के पुत्र को जब पैदा हुआ था तो अन्न का निवाला भी उन्होंने ही उसके मुख में डाला था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। ओके बेटा। आगे देखिए। पाठ में उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। देखो, फर्स्टली मैंने आपको बताया हिंदी प्रेम उनका जो प्रकट होता है वो कैसे होता है। उनकी जन्म भूमि रैम्स चैपल थी, पर जो उनका मतलब पर उनके अंदर जो थी ना, वो भारतीयता हर तरह से विकसित थी। ठीक है ना। देखो, फादर बुल्के ने हिंदी में ही MA किया। सन 1950 में उन्होंने शोध प्रबंध लिखा था। शोध प्रबंध होता है कि जैसे किसी उसमें शुद्धिकरण करना, जैसे राम कथा उत्पत्ति और विकास, एक इस पर क्या किया था, इनका शुद्धिकरण इन्होंने किया था। इन पर
अपना जो है शोध कार्य किया था उत्पत्ति और विकास में। हिंदी में इन्होंने पूर्ण कार्य किया। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सदैव देखने के लिए चिंतित रहते थे, यहाँ तक कि अगर हिंदी की उपेक्षा होते हुए देख लेते थे तो हिंदी के बारे में अपने अकाट्य तर्क, अकाट्य होता है जिस बात को काटा ना जा सके, ऐसे तर्क वो प्रस्तुत करते थे। जो भी हिंदी की उपेक्षा करता था उसको देखकर वो बहुत दुखी होते थे। पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखो। पाठ के आधार पर फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, ठीक है ना। तो जिनमें क्या क्या भरा हुआ है, वात्सल्य है, प्रेम है, ममता है, वो कूट कूट कर भरी हुई है। अपने प्रियजनों को, जिसको वो प्रेम करते थे, उसके प्रति आत्मीयता का भाव रखते थे, करुणा का भाव रखते थे, ममता का, वात्सल्य का, ठीक है ना। वो हमेशा इनकी जो वर्षा है अपने प्रियजनों पर करते रहते थे। वे प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि वे अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब यानी कि पूरी तरह से ऊपर तक भर देते थे, इसलिए वे मानवीय करुणा के अवतार थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि फादर बुल्के जो थे वो मानवीय गुणों से लबालब थे। उनमें मानव के प्रति कल्याण की भावना थी। कैसी भावना थी? कल्याण की भावना। उनमें अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको इसके मीनिंग से ही पता लग जाएगा। मानवीय यानी कि मनुष्य के प्रति करुणा, दया, दिव्य होता है अलौकिक चमक, यानी कि मनुष्यों के प्रति दया दिखाने वाला, ठीक है ना, और उसकी एक अलौकिक चमक। वे इतने सहृदय थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे। अगर कोई उनसे एक बार मिल लेता था तो वो किसी को भूलते नहीं थे। जब वो उनके शहर में आता या कहीं और भी आता था तो उससे मिलने, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, तेज तूफान, आंधी, बारिश, कुछ भी क्यों ना हो, मिलने जरूर जाते थे अपने प्रियजन से। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय अगर मान लो उनका कोई प्रियजन मुसीबत में होता था तो वो उसे सांत्वना देते थे, जिस प्रकार उन्होंने लेखक को सांत्वना दी थी जब लेखक के पुत्र और पत्नी उन्हें छोड़कर चले गए थे। इसलिए लेखक ने उन्हें क्या कहा है? मानवीय करुणा की दिव्य चमक। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? देखो प्यारे बच्चों, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? फादर बुल्के भारतीय सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे, ठीक है ना। उन्होंने सन्यासी से अलग एक छवि प्रस्तुत की। आमतौर पर जो एक सन्यासी होता है ना, मैं आपको बताऊं तो सन्यासी का जीवन कैसा होता है, वो किसी से ज्यादा बातचीत करना, गुल्ला मिलना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। वो ज्यादातर किसी से बातचीत करना, गुल्ला मिलना पसंद नहीं करता, ठीक है ना। वो कैसा होता है, वो एकांत में रहना पसंद करता है, ज्यादा ध्यान एकाग्र करना पसंद करता है, ठीक है ना। उसका इसमें कोई रुचि नहीं होती कि कोई उसके साथ बात करे या ना करे, वो सिर्फ शांत माहौल में रहना पसंद करता है। लेकिन जो फादर बुल्के थे उनकी जो एक छवि थी वो सन्यासी की छवि से अलग थी, ठीक है ना। वे लेखक के अनुसार वे केवल संकल्प से सन्यासी थे, अपने मन से नहीं थे। संकल्प तो उन्होंने ले लिया, डिटर्मिनेशन तो उन्होंने ले लिया, पर वो मन से पूरी तरह से सन्यासी नहीं बन पाए थे। उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग एक नई परंपरा को स्थापित किया। वे संभवतः आत्मनिर्भरता के उद्देश्य से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। प्रियजनों के प्रति सम्मोह रखते थे। सम्मोह यानी कि प्रेम की भावना। सभी के घर समय पर आते जाते थे। संकट के समय, मुसीबत के समय सभी को सांत्वना देते थे, सहानुभूति देते थे। इस तरह उनकी छवि जो है एक परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग नजर आती थी, ठीक है ना। आशय स्पष्ट करना है। नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना है। देखो बेटा क्या कहा गया यहाँ, नम आंखों को गिनना, स्याही फैलाना। यहाँ लेखक जो है वो बता रहा है कि जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई, ठीक है ना, लेखक अनुमान कर रहा था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर आखिर कौन भारतीय आंसू बहाएगा, पर ऐसा जो है बिल्कुल गलत हुआ। यहाँ पर यह बात बिल्कुल गलत साबित हो गई। जब फादर बुल्के की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की भीड़ इतनी ज्यादा थी, अर्थात जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनका जो शव पड़ा हुआ था तो उसको देखने वालों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा थी कि उसके बारे में लिखना जो है वो क्या है,
व्यर्थ में शाही को बेकार करना है, शाही को फैलाने जैसा है। ठीक है ना। तो वो कभी भी लेखक ने ऐसा एज्यूम नहीं किया था कि एक विदेशी सन्यासी की मृत्यु पर इतने लोग आंसू बहाएंगे। इसलिए ऐसा कहा गया कि नम आंखों को गिनना, नम आंखें होती हैं, आंसुओं से भरी हुई आंखों को जो गिनना है वो स्याही फैलाना है, अर्थात असंभव है। जिस तरह एक शाही की बोतल में से शाही फैल जाए तो उसे हम गिन नहीं सकते, उसी तरह वहां जो आंखें मौजूद थी फादर बुल्के के अंतिम दर्शन के लिए, उनको गिनना भी असंभव था। क्लियर है सभी को। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ पर देखो क्या है बेटा, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। यहाँ पर कहा गया है जिस प्रकार एक उदास संगीत को सुनकर सभी को कैसी महसूस, हर जगह क्या छा जाती है, उदासीनता छा जाती है। कैसी छा जाती है, उदासीनता छा जाती है। उसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि जब जब हम फादर बुल्के को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी शांत संगीत को सुन रहे हो, किसी उदासी से भरे हुए संगीत को सुन रहे हो। हमारी आंखें भर आती हैं। ठीक है। स्मृति में हृदय रो पड़ता है, एक एक स्मृति मन को दबाने लगती है, कचोटने लगती है। इस तरह स्मृति पटल पर संपूर्ण जीवन चरित्र आने लगता है। ठीक है ना। और क्या हो जाता है, और हमारा जो हृदय है वो अवसाद से भर जाता है। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। ठीक है ना। इन अदर वे आप ऐसे लिख सकते हो इसमें कि जिस तरह एक व्यक्ति को, लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि जिस तरह एक व्यक्ति को किसी भी उदासीन संगीत को सुनते हुए एक शांति का अनुभव होता है, उसी तरह लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जब जब हम फादर बुल्के को याद करते हैं हमारी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर जाती हैं, मन कसोटने लगता है, ऐसे लगता है कि मन उनकी याद में अभी अभी ही रो पड़ेगा। ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। और फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है, अर्थात उन्हें जब हम याद करते हैं तो हमें उनके सांत्वना के वो बोल याद आ जाते हैं जिससे वो हमें सांत्वना देते थे और हमारे मन को एक असीम शांति मिल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, धन्यवाद।